हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। तो आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक में मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स बता रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में हमने ये सारी चीजें देखी थी, यानी कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स। और फिर उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दो कैटेगरी थी, लिम्फॉइड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड देन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमने ये टॉपिक डील कर लिया है, जिसमें थाइमस और बोन मैरो की स्टडी किया हम लोगों ने। आज हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की स्टार्टिंग करेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना स्प्लीन। तो हमारा जो स्प्लीन होता है वो कहाँ होता है, कैसा दिखता है, वो क्या काम करता है, उसके अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपके सामने मैंने स्प्लीन का एक फिगर बना रखा है। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है, इस फॉर्म में होता है। ये हल्का सा बिन शेप का दिख रहा होगा आपको, और इसमें आर्टरीज और वेन निकला हुआ दिख रहा है। यानी कि जो भी चीजें स्प्लीन के अंदर प्रवेश करेंगी वो आर्टरी के माध्यम से करेंगी, और जो भी एग्जिट करेगा वो वेन के माध्यम से एग्जिट करेगा। क्योंकि ये स्प्लीन में आर्टरी एंट्री कर रही है, इसलिए इसको स्प्लेनिक आर्टरी कहेंगे, और स्प्लीन से बाहर निकल रही है वेन, इसलिए इसको हम स्प्लेनिक वेन कहेंगे। ये डिप्रेस एरिया जो है जहां से एंट्री होती है पाइप की, उसको आइलम कहते हैं। ये गैस्ट्रिक सरफेस हो गया जिसपे गैस्ट्रिक ग्लैंड से अटैचमेंट होती है। खैर, अब इसका अगर हम लोग टीएस काटेंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। टीएस या एलएस हम काटते हैं, इसका सेक्शन अगर हम काटते हैं तो सबसे बाहर आपको एक कैप्सूल की लेयर नजर आएगी। ओके, सबसे बाहर कैप्सूल की लेयर नजर आएगी। उसके बाद एक टिश्यू रहेगा जो अंदर की ओर जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर की ओर एक्सटेंड कर रहा है। ये एक्सटेंड कर रहा है और कर क्या रहा है, इस पूरे स्प्लीन के एरिया को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। देखिए, ये एक ट्रेबिकुलई जो ये एक्सटेंड करके अंदर गया है कैप्सूल, उसको हम ट्रेबिकुलई कहते हैं। और ये ट्रेबिकुलई दोनों मिलकर एक कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वैसे इस ट्रेबिकुलई और इस ट्रेबिकुलई के अंदर भी एक कंपार्टमेंट, वैसे इन दोनों के बीच में भी। कुल मिलाके कहानी ये है कि आपके स्प्लीन को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जा रहा है ट्रेबिकुलई के माध्यम से। और कंपार्टमेंट में डिवाइड होने के बाद आपको कंपार्टमेंट में दो तरह की चीजें स्पष्ट रूप से दिखेंगी। पेरिफेरल रीजन में आपको रेड कलर का पल्प दिखेगा, जिसे हम रेड पल्प कहते हैं। एक्चुअली रेड इसलिए होता है क्योंकि वहां बहुत सारे आरबीसी होते हैं, वहां आरबीसी डिपॉजिट होते हैं या वहां पे लाई करते हैं। जबकि बीच एरिया वाले कुछ पार्ट में आपको मैंने व्हाइट पल्प करके दिखाया। व्हाइट इसलिए क्योंकि वहां पे आपके डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, तो ये व्हाइट पल्प दिखेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेबिकुलई है, इससे अटैच एरिया जो है, ट्रेबिकुलई के जो करीब वाला एरिया होता है, उसे हम मार्जिनल जोन कहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और भी खास बात दिख रही है, जो व्हाइट पल्प है, व्हाइट पल्प में जो ये आर्टरी अंदर प्रवेश कर रही है, आर्टरी के साइड से मैंने ये ब्लू कलर के डॉट्स करके एक एरिया फिक्स किया है। इसको हम कहते हैं पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड शीथ। यहाँ पे आर्टरी के इर्द गिर्द बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यू यानी सेल्स का लेयर होता है, इसलिए उसको पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड शीथ कहते हैं। ये पाया जाता है। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मिनल सेंटर दिख रहा है। ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है जो आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। इन सब में क्या पाए जाते हैं, इन सब में डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ टॉपिक वाइज। हमारा जो स्प्लीन है वो कैसा होगा, काफी बड़ा साइज का होगा, ओवर्ड शेप का होगा, और साथ ही साथ आपके एब्डोमेन में ऊपर, ये एब्डोमेन एरिया है हमारा, तो एब्डोमेन एरिया के ऊपर लेफ्ट साइड में ये एग्जिट करता है। कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में। फिल्टर, ये काम क्या करता है, स्प्लीन का वर्क क्या है, तो जो भी ब्लड आर्टरी से होते हुए अंदर स्प्लीन में प्रवेश करती है, उस ब्लड में से जो एंटीजेंस होते हैं उसको ये पकड़ लेता है। यानी यूं कहिए कि ब्लड पाइप में से, ब्लड में से एंटीजन को ट्रैप करने का कार्य स्प्लीन करता है, उसे पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ एंटीजन के साथ ही साथ लिम्फोसाइट भी इसी स्प्लेनिक आर्टरी के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बनाऊं तो जैसे ये मान लीजिए कि अगर ये एंटीजन है और ये एंटीजन ब्लड पाइप में एंट्री कर गया,
और देख सकते हैं ये आर्टरी के थ्रू जा रहा है अंदर। ये अब आर्टरी के अंदर जा रहा है इस तरह से, ये कहां आ गया, यहां पे आ गया। ओके, वेरी सिमिलर टू पहले यहां आएगा, फिर उसी मतलब कहने का अर्थ ये है कि ब्लड पाइप के माध्यम से ये अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, और अंदर कौन है, WBC, जो उसको कैच करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो कुछ इसी तरह से वहां पे व्यवस्था है। जो भी आपके एंटीजन है वो आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी के माध्यम से स्प्लेन में प्रवेश करेंगे। एंटीजन के साथ साथ देखा गया है कि कुछ लिम्फोसाइट्स भी स्प्लेन में प्रवेश कर जाते हैं। ओके, यहां पे मैंने आपको बताया रेड पल्प, ये क्या है, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। क्यों ग्रेवयार्ड, क्योंकि बहुत सारी आरबीसी जो डेथ कर जाती है उनको यहीं पे दफनाया जाता है, उनको डाइजेस्ट किया जाता है, उनके आयरन मॉलिक्यूल्स को, यानी हीमोग्लोबिन में जो आयरन पार्ट होगा, फेरिटिन कॉम्प्लेक्स, उसको स्टोर भी किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। तो इसको वो कहते हैं। इसके अलावा रेड पल्प में आपको और भी कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे आपको मैक्रोफेज मिल जाएगा, आरबीसी मिल जाएगी और कुछ लिम्फोसाइट्स भी मिल जाएंगे। व्हाइट पल्प की अगर हम बात करें, जो सफेद रंग का है, जैसे ये मैंने एरिया शेडिंग नहीं किया है तो ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, तो ये व्हाइट पल्प जो है इसमें क्या खास तौर पे होती है, पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड शेप, मैंने ये वाला बात बताया, तो वो वहां पे ही है। इसके अलावा क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा टी सेल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये व्हाइट पल्प की कहानी है जहां बहुत सारे टी सेल्स पाए जाते हैं और पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड सिथ पाया जाता है। अब सवाल है कि प्राइमरी फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल है, मैंने यहाँ पे कहीं प्राइमरी फॉलिकल बनाई, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसकी क्या खास बात है, इसमें बी सेल की काफी अच्छी मात्रा होती है। यानी प्राइमरी फॉलिकल्स में अगर हम इसको इंडिकेट करें तो ये बी सेल हो सकती है, ये आपकी बी सेल है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में बी सेल है, जाहिर सी बात है बी सेल वहां पे है तो पक्का वो क्या करेगी, एक्शन लेगी एंटीजन के खिलाफ। खैर चलिए हम आगे पढ़ेंगे उसको। मार्जिनल जोन आपको कहीं दिख रहा होगा, देखिए इसमें मार्जिनल जोन कहीं दिखा है, ये वाला मैंने पार्ट जो बताया। तो मार्जिनल जोन की क्या खास बात है, वहां पे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीजन के साथ साथ पहले कहां पहुंचते हैं, जैसे आर्टरी से घुस रहा है और मान लीजिए कि ये लिम्फोसाइट हो गया आपका। ओके, ये आपका एंटीजन हो गया, ये आपका लिम्फोसाइट हो गया। ये दोनों कहां जा रहे हैं, ब्लड पाइप में एंट्री कर रहे हैं। चलिए हम ब्लड पाइप में दिखाते हैं इनको। ओके, दोनों कॉम्प्लेक्स ब्लड पाइप में जाने के बाद सबसे पहले कहां पहुंचेंगे, वो पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड सिथ में। यानी पाइप से जब बाहर निकलेंगे तो वो एरिया किसका होगा, पल्स का होगा, पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड सिथ। तो यहां पे भी मैंने वही लिखा है, वो मार्जिनल जोन में पहुंचे, फिर सॉरी एक मिस्टेक हुआ, यहां पे मार्जिनल जोन में पहले पहुंचेंगे वो, ठीक है। मार्जिनल जोन से फिर कहां जाएंगे, उसको डीसी एंटीजन को डेंड्रिटिक सेल कैरी करेगी और कहां पहुंचा देगी, पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड सिथ में पहुंचा देगी। ओके, टी सेल और बी सेल ये क्या होते हैं, ये आपके पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड सिथ वाले एरिया में एक्टिवेट होते हैं। डेंड्रिटिक सेल जब एमएससी सेकंड रिसेप्टर पे एंटीजन को प्रेजेंट करती है तो कौन एक्टिव हो जाता है, टी हेल्पर सेल 2, और जब टी हेल्पर सेल 2 एक्टिव हो जाती है तो वो बी सेल को जाके एक्टिवेट करती है। बी सेल फिर क्या करती है, प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है, प्राइमरी फॉलिकल्स में वो रहती है और फिर नया एंटीजन जब आता है तो उसे इंटरेक्ट करके वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है, और सेकेंडरी फॉलिकल से फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, जर्मिनल सेंटर में। जर्मिनल सेंटर में जो बी सेल होती है वो आपके मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में डिवाइड हो जाती है, और प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडीज बनाकर ब्लड पाइप में रिलीज कर देता है, और वहां भी रिलीज करता है, जो भी एंटीजन एक्स्ट्रा वहां पे होंगे उसको भी किल किया जाएगा और ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ताकि ब्लड पाइप में अगर कोई है एंटीजन तो उसको एंटीबॉडी पिकअप करे और WBC आके उसको इनगल्फ कर सके। तो ये कहानी थी। तो एक बार छोटा सा एक बार और हम लोग इसको देखेंगे हल्का सा कि एंटीजन कैसे मारा गया। ओके, सबसे पहले हमने बात की कि ये स्प्लेनिक आर्टरी से एंटीजन कुछ WBC के साथ आर्टरी में प्रवेश किया। आर्टरी में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वो कहां जाएगा, मार्जिनल जोन में। मार्जिनल जोन, ये मार्जिनल जोन, यहां मार्जिनल जोन से कहां पहुंचेगा, फिर आपके मार्जिनल जोन से पहुंचेगा पल्स में, यानी कि डीसी उसको लेके जाएगी। यहां बीच में आप देख सकते हैं कौन है, WBC, मैंने लिखा है ये WBC।
तो ये मार्जिनल जोन है और ये WBC है। अगर एंटीजन यहां पहुंच गया तो ये मान लीजिए WBC कौन हो सकता है ये DC हो, डेंड्रिटिक सेल। ये क्या करेगी, इसको लेकर कहां पहुंचेगी, पल्स में पहुंचेगी, पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फोइड सीथ वाले एरिया में, और वहां जाके क्या करेगी, वो T सेल और B सेल को एक्टिवेट करने का कार्य करेगी। वही चीज यहां पे बताया गया है कि ये जो DC सेल एंटीजन को पकड़ के यहां ले गई, तो उसने क्या किया, उसने अपने MHC सेकेंड रिसेप्टर पे उस एंटीजन के पेप्टाइड को लोड किया और T हेल्पर सेल 2 को प्रेजेंट किया, क्योंकि पल्स वाले एरिया में T हेल्पर सेल 2 होगा। अब वो T हेल्पर सेल 2 जो यहां पे T हेल्पर सेल होगा वो कहां जाएगा, वो जाके B सेल को सिग्नल देगा और B सेल फिर ये प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी, प्राइमरी से फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर जर्मिनल सेंटर, और वहां पे जो बी सेल है वो 2 तरह के सेल में डिवाइड हो जाएगी, एक आपकी प्लाज्मा सेल और दूसरी आपकी मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करेगा ब्लड पाइप में, ताकि ब्लड में और भी जो एंटीजन है उनको किल किया जा सके, जबकि मेमोरी सेल इस बात की सूचना को फ्यूचर अटैक के लिए स्टोर कर लेगी। तो इस तरह से आपका स्प्लीन एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। यूं कहिए कि एक ये भी ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे T सेल्स, जहां पे B सेल की इनकाउंटर एंटीजन के साथ होता है और B सेल मैच्योर्ड हो रहा है, B सेल एक्टिवेट हो रहा है, कीटाणुओं को मारने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ हमारा स्प्लीन एक दूसरा भी कार्य कर रहा है, जितने भी ब्लड सेल्स में RBC होते हैं ब्लड में, वो RBC आप अच्छी तरह जानते हैं 120 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो ब्लड में से उनके डेड बॉडीज को भी एक्सट्रैक्ट करना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का। ये कार्य आपकी स्प्लीन कर रही है। जो भी डेड सेल्स RBC के आपके आ रहे हैं उनको ब्लड में से वो एक्सट्रैक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर रही है, और उसमें जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है फेरेटिन कॉम्प्लेक्स, उसे फिर से रीयूज करने के लिए स्टोर कर ले रही है। तो कुछ इस तरह से हमारा स्प्लीन बेहतरीन ढंग से फंक्शन करता है और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूती देता है, ताकि हम लोग एंटीजन से, कीटाणु से बच सके, हम रोग से बच सके, उससे फाइट कर सके। तो ये था आपका पहला टॉपिक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का। अगला टॉपिक हम शुरू करने जाते हैं लिम्फ नोड्स, और उसके लिए ये फिगर हम लोग मिटाएंगे और फिर से एक नया फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूं, बंद कर दो। तो मैं आपको बता रहा था कि स्प्लीन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, और वो है लिम्फ नोड। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शरीर में जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त की नलिकाओं का जाल बना हुआ है, वैसे ही हमारे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स का भी नेटवर्क बना हुआ है। अगर हम इस हाथ की बात करें तो इस हाथ में बहुत सारे थिन पतले पतले लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं, और पतले पतले लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलकर मोटी नलिकाओं का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे यहां से जितना भी लिम्फ कलेक्शन होता है वो आके एक सेंटर, यहाँ पे एक लिम्फ नोड होती है, वहां पे वो अनलोड हो जाता है। यानी कि वही आज हम लोगों को पढ़ना है लिम्फ नोड के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को कलेक्ट करते हुए आएंगी और लिम्फ नोड तक पहुंचेंगी। तो आज मैं वही लिम्फ नोड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये एक लिम्फ नोड है, और ये जो है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से कलेक्शन होगा, तो जो कलेक्ट करके लिम्फ को ले आती है लिम्फ नोड तक, उसे हम लोग एफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। तो मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल दिखा रखा है, एफरेंट वाला, जो क्या करेगा, बॉडी के टिश्यू लेवल से जो लिम्फ कलेक्शन होगा, जिसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसे वो कलेक्ट करके कहा फाइनली अनलोड करेगा, लिम्फ नोड में। ओके, लिम्फ नोड में कलेक्शन होने के बाद फिर उस लिम्फ को आगे बढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा, नलिकाओं के द्वारा, और इसे हम लोग इफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। तो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल का कार्य क्या है कि जो भी लिम्फ नोड में कलेक्शन हो रहा है लिम्फ का, उसे फिर आगे की ओर अग्रसर करे, आगे की ओर बढ़ा दे। तो आइए अब लिम्फ नोड के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी जानते हैं। आप अगर लिम्फ नोड का सेक्शन काटेंगे तो सबसे बाहर एक आपको लेयर मिलेगी, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल की लेयर लिम्फ नोड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कैप्सूल एक मोटी लेयर है, उसका बहुत सारा निचला जो भीतर वाला जो हिस्सा है उसे सब कैप्सूल भी कहेंगे, और उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन हो रखे हैं। एक्सटेंशन माने भीतर की ओर उभार बन रखा है।
उसके कारण कई सारे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन हो गया है, आपको ये दिख रहा होगा। ये एक्सटेंशन जो है इसको ट्रेबिकुला कहते हैं, और इस ट्रेबिकुला के एक्सटेंशन, इनवर्ड एक्सटेंशन यानी अंदर की ओर बढ़ने के कारण यहाँ पे कमरों का यानी कंपार्टमेंट का निर्माण हो गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई दे रही है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है वो सर्कल बना के कुछ जर्मिनल सेल्स को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये जर्मिनल सेंटर है बीच वाला, और ये चारों ओर से प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। वैसे ही कई सारे फॉलिकल्स बने हुए हैं। अगर हम एक कंपार्टमेंट की बात करें, अगर हम दो ट्रेबिकुला के मदद से जो एक एरिया फिक्स हो रहा है, जो चारों ओर से घिर रहा है, उस एरिया कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। बाहर साइड में जो है उसे हम कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला पार्ट को आप मेडुला कह सकते हैं। मेडुला में आपको प्राइमरी फॉलिकल्स प्राप्त होंगे, और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर आपको जर्मिनेट होता हुआ डब्ल्यूबीसी नजर आएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो एफरेंट वाली होती हैं, जब वो लिम्फ लेके आती है तो बहुत सारे लिम्फोसाइट्स और एंटीजन को भी ले आती है लिम्फ नोड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके टिश्यू फ्लूइड से जो भी कलेक्शन होता है वो फाइनली लिम्फेटिक वेसल में एंट्री करता है। तो एंटीजन के साथ साथ कुछ डब्ल्यूबीसी भी लिम्फेटिक वेसल में प्रवेश कर जाते हैं। वो लिम्फेटिक वेसल एफरेंट लिम्फेटिक वेसल है, जो क्या कर रहा है, एंटीजन प्लस कुछ लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी। अगर मैं यहाँ पे एंटीजन इसे बना दूं तो कोई गलत नहीं होगा, ये हमारा एंटीजन हो गया। तो ये जो एंटीजन है वो लिम्फोसाइट के साथ साथ इस वेसल के माध्यम से कहां पहुंचेगा, आपके यहां पे पहुंचेगा, यानी कंपार्टमेंट में पहुंचेगा। और आप समझ सकते हैं जब कंपार्टमेंट में लिम्फ नोड के पहुंच रहा है तो वहां इनकाउंटरिंग होगी, यानी डब्ल्यूबीसी और एंटीजन की मुठभेड़ होगी, और जब ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ स्पेशलाइजेशन होंगे, कुछ डब्ल्यूबीसी एमएससी रिसेप्टर्स का निर्माण करेंगी और उस एंटीजन को किल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको और भी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बीच और एरिया में आप देखें अगर लिम्फ नोड के, तो यहाँ पे डेंसली पैक्ड यानी बहुत ज्यादा सेल्स इकट्ठा हो रखे हैं। वो कौन कौन से सेल है, टी सेल है, बी सेल है, मैक्रोफेज है, और वहां पे प्लाज्मा सेल्स भी पाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपके लिम्फ नोड की रचना बनी हुई है। अब जो भी एंटीजन आपके लिम्फेटिक वेसल से अंदर की ओर प्रवेश करेगा, ये तो 100% कंफर्म है कि उनकी मुलाकात डब्ल्यूबीसी के साथ होने वाली है, और जब उनकी इनकाउंटरिंग होगी तो डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। वहां सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स भी दिखाया जा सकता है, वहां एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स भी शो किया जा सकता है। तो ये एक फिगर का छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। हमारा जो लिम्फ नोड होता है वो कैप्सुलेटेड होता है, यानी बाहर कैप्सूल क्लियर मैंने जस्ट आपको दिखाया, और वो बिन शेप का आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसमें इस लिम्फ नोड के अंदर रेटिकुलोसाइट्स पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो जालीनुमा रचना बनाने के लिए फेमस होती हैं। वो क्या करती हैं, मैक्रोफेज के साथ मिलकर जाल का निर्माण करती हैं अंदर, और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े कमरे बन जाते हैं अंदर, और उसी में कौन होता है, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स और डीसी सेल्स यानी डेंड्रिटिक सेल्स भी उसमें मिलेंगी। आपका लिम्फ नोड अगर इम्यून सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पहला ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोइड ऑर्गन है जो एंटीजन से मुठभेड़ करता है, डायरेक्टली इसका इनकाउंटरिंग होता है। इसके अलावा फेगोसाइट्स और डीसी सेल्स क्या करती हैं, इसमें जो फेगोसाइट्स होंगी, इसमें जो डेंड्रिटिक सेल्स होंगी, जो एंटीजन लिम्फ के थ्रू इधर आ रहा है उसे वो पकड़ लेती है, उसे ट्रैप कर लेती है। अगर लिम्फ नोड का हम एनाटॉमी का सेक्शन करें और उसके पार्ट्स की स्टडी करें तो उसमें 3 आपको पार्ट नजर आएंगे। सबसे बाहर की ओर पार्ट, अगर ये पूरे बाहर से देखा जाए, ये बाहर से एरिया में, तो ये हम कहेंगे कॉर्टेक्स। इस एरिया में आपको प्राइमरी फॉलिकल्स प्राप्त हो जाएंगी, बी सेल प्राप्त हो जाएंगी, डीसी सेल्स प्राप्त हो जाएंगी, और मैक्रोफेज भी। जब एंटीजन मैक्रोफेज से रिएक्ट करेगा तो यहां पे प्राइमरी जो फॉलिकल मैंने दिखा रखा है ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके अलावा पैराकॉर्टेक्स यानी इसका अब दूसरा पार्ट, जैसे अगर हम लोग एक रफ स्केच करें, मैं इसको मिटाता हूं, ऊपर वाला पार्ट इसको हटाया जाए, जरा सा एक छोटा सा पिक्चर बनाता हूं आपको समझाने के लिए कि ये पैराकॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स क्या है। अगर इसका रफ डायग्राम बनाए जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन का, लिम्फ नोड का, तो इसको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं 1 और फिर ये इस तरह से। तो सबसे बाहर जो रीजन है वो क्या है, कॉर्टेक्स, अंदर क्या है, पैरा कॉर्टेक्स, और ये जो है क्या है, मेडुला। ओके, ये मेडुला रीजन। तो कुछ इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे बाहर की ओर कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद पैराकॉर्टेक्स एंड देन मेडुला। तो कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया, वहां पे प्राइमरी फॉलिकल्स मिलेंगे जिसमें बी सेल, डीसी सेल और मैक्रोफेज होंगे। हाँ, मैक्रोफेज अगर एंटीजन से मुलाकात करता है तो वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। पैराकॉर्टेक्स की बात करें तो वहां पे सबसे अधिक मात्रा में कौन से सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। डीसी सेल्स क्या करती है, वो एमएससी सेकेंड रिसेप्टर बनाकर एंटीजन का पेप्टाइड लोड करके आपके टी हेल्पर सेल यानी TH2 सेल को सिग्नल देने का कार्य करती है, ताकि ये TH2 सेल जाके बी सेल को सिग्नल दे और वो बी सेल डिफरेंशिएट हो प्लाज्मा और मेमोरी सेल में, और फिर वहां एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ डेवलप किया जा सके। इसके अलावा यदि हम मेडुला रीजन की बात करें तो मेडुला में बड़े कम होते हैं, लिम्फोसाइट्स काफी कम संख्या में होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स भी कुछ होते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करने का कार्य करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, जरा सा मॉलिक्यूलर लेवल की कुछ कुछ बातें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टी हेल्पर सेल और बी सेल, इसकी स्टार्टिंग जो एक्टिवेशन होगी वो कब होगी और कहां, वो होगी पैराकॉर्टेक्स में। जब ये एंटीजन से मुलाकात करेगा तो वो कहां होगा, उस वक्त पैराकॉर्टेक्स में, जहां ये पहली बार सिग्नल प्राप्त करेगा। एक्टिवेट होने के बाद कुछ उसमें से बी सेल्स जो डिवीजन शुरू कर चुकी है, सेल डिवीजन शुरू कर चुकी है, वो मूव करेगी कहां पे, पैराकॉर्टेक्स के बाउंड्री पे, एज पे चली जाती है, पैराकॉर्टेक्स के एज पे चली जाती है, यानी कि इस एरिया में, यानी कि यहां से मूवमेंट इधर और फिर यहां से इधर हो रहा है, फिर यहां से इधर हो सकता है मूवमेंट। तो आइए देख रहे हैं वही हम लोग, कॉर्टेक्स से सॉरी पैराकॉर्टेक्स में था ना पहले, कॉर्टेक्स से पैराकॉर्टेक्स में आया और पैराकॉर्टेक्स से पैराकॉर्टेक्स के एज पे आ गया। एज पे आने के बाद क्या होगा, कुछ बी सेल्स तुरंत डिवाइड होती है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, और प्लाज्मा सेल क्या करना लगती है, आईजीएम और आईजीजी नामक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू कर देती है। कुछ दिनों पश्चात 4 से 6 दिन एंटीजन से मुठभेड़ के दौरान आपकी प्राइमरी फॉलिकल की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और वो क्या बन जाती है, बड़ी हो जाती है, और वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने लगती है। उसमें से कुछ बी सेल और टी सेल वो चली जाती है कहां पे, कॉर्टिकल रीजन में, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वहां, यानी कि पैराकॉर्टेक्स से कहां जाने वाली है, यहां पे जाने वाली है, फिर से कॉर्टिकल रीजन में चली जाती है। और कॉर्टिकल रीजन में जाने के बाद क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होगा जब डीसी से वो इंटरेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, आपका एंटीजन इन लिम्फ नोड में प्रवेश करता है, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और आपकी बॉडी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एक तरफ से आपके डिफेंस में एक मजबूत सहारा देते हैं, जिससे कि हम कई रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि ब्लड में जब एंटीजन आ जाता है तो फाइनली उसका एक ही डेस्टिनेशन है कि वो टिश्यू फ्लूइड में जाए और टिश्यू फ्लूइड से लिम्फेटिक वेसल में, और यदि लिम्फेटिक वेसल में पहुंच गया तो लिम्फेटिक वेसल के माध्यम से वो लिम्फ नोड में पहुंचेगा, और लिम्फ नोड में बहुत सारे WBC हैं जो उसके साथ इनकाउंटरिंग करके उसको किल करने का कार्य कर सकते हैं। सामान्य रूप से आपके साथ भी इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ ग्रोइंस में आर्म पिट्स में लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्रोइन में लिम्फ नोड्स होते हैं, या यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये स्वेलअप हो जाते हैं और आपको पेन फील होता है। तो उसका कारण क्या है, जब आपको इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन लिम्फेटिक वेसल्स होते हुए इन लिम्फ नोड्स में पहुंच जाती है और वहां जबरदस्त क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, गैदरिंग होती है सेल्स की, जो कि एंटीजन से आपको बचाने की कोशिश की जाती है, और इस तरह की गैदरिंग के कारण आसपास के टिश्यूज पे उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है और आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है।
हाँ, जैसे ही डब्ल्यूबीसी इन सारे एंटीजन्स को किल कर लेता है तो फिर से आपका लिम्फ नोड जो स्वेल अप हुआ था वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और आपको पेन होना बंद हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बीमारी के लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लिम्फ नोड है एक बेहतरीन साइट प्रोवाइड कर रहा है जहां पे हमारे सोल्जर्स डब्ल्यूबीसी एंटीजन्स को डायरेक्ट इनकाउंटर कर रहे हैं और उनको किल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये थी आपकी कहानी लिम्फ नोड की। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है माल्ट यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हम ये सारा चीज को रफ करेंगे। तो हम लोग अब आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, वो है माल्ट। मैंने जैसा कि बताया था कि आपके शरीर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपके शरीर के अंदर तक भी है। आपकी पूरी बॉडी को स्किन तो कवर करती है, लेकिन कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां स्किन नहीं होती है, जहां एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपके बॉडी के साथ। जैसे आपके आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, वहां एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। उसके भीतरी दीवारों पे एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकस की लेयर होती है। उसी तरह से आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। जो भी हम सांस लेते हैं वो हवा के रूप में वहां जाता है लंग्स तक, एल्वेलाई तक। तो वो भी पाथवे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टोटल पाथवे जो है अंदर से, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। वहां स्किन नहीं है, इसलिए वहां पे म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, वहां पे भी म्यूकस की मेम्ब्रेन मिलेगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो ओपन एरिया है जहां पे आसानी से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर एंट्री कर जा रहा है, वहां पे जब एंटीजन जाएगा तो उस एंटीजन को कैसे ट्रैप किया जाए, उसको कैसे किल किया जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए, यही आज का एक टॉपिक है। अगला टॉपिक है आपका माल्ट यानी कि म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी आपके बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जगह जगह पे। किस लिए? ताकि वहां पे जब कोई कीटाणु आ जाता है तो उसको पकड़ के उसे किल कर दिया जाए, उसे आपके ब्लड तक यानी आपके टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचने से रोक दिया जाए। तो आज उसी के बारे में अभी बताएंगे, जो कि अगली टॉपिक है हम लोग की। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो लिम्फ नोड था। अब हम लोग का आ गया है अगला टॉपिक माल्ट। तो म्यूकस की मेम्ब्रेन जहां जहां पाई जाती है उसके आधार पर उसका अलग अलग नाम भी होता है। जैसे कि आपका आहार नाल है गट, तो उसको गाल्ट भी कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अगर वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो उसे बाल्ट भी कहते हैं, ब्रोंकियोल्स एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो मैंने आपके सामने इस बात को समझाने के लिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कार्य कैसे होता है, ये आपके गट का फिगर बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये माउथ हो गया, ये इशोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन की जो भीतरी दीवार होती है उस पे बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। तो यहाँ पे विलाई भी दिखा रखा है मैंने। अब इसका एक छोटा सा सेक्शन काट के उसको हमने जूम किया है, उसके अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रही है। तो ये देखिए, ये आपका विलाई है, इस तरह से ये विलाई बना हुआ है। ओके, अब विलाई में जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके ऊपर इपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो ये इपिथेलियल सेल्स भी क्या है, ये तो आपके इंटेस्टाइन की बड़ी बड़ी उंगली नुमा रचना है जिसको विलाई कह रहे हैं आप। लेकिन इपिथेलियल सेल्स में भी बहुत सारे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है उंगली नुमा रचना, छोटी छोटी महीन महीन, इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। तो इपिथेलियल सेल्स जो हैं उनमें माइक्रोविलाई भी पाया जाता है। लेकिन अब ये माइक्रोविलाई जो सारे इपिथेलियल सेल्स है उन सब में आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, इपिथेलियल सेल्स कहाँ है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इंटेस्टाइन का ये जो लेयर है इसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। शॉर्टकट में लिखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी के ऊपर सारी इपिथेलियल सेल्स होती हैं और उसके बाहर जस्ट क्या होती है, आपकी म्यूकस की ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है। यानी वहां पे सिक्रेटेड म्यूकस होगा और कार्बोहाइड्रेट की कुछ परतें होंगी, क्योंकि मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के। तो वो लेयर आपको यहां मिल जाएगा। अब खास बात क्या देखना है, हमको ये समझना है कि कैसे एंटीजन को यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा और कैसे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये हमारा मेन टॉपिक है। तो ये देखते रहिए ध्यान से। ये एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग लगी हुई है पूरी लेयर की तरह। अच्छा, इसी में एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सेल्स हैं अंदर, विलाई के अंदर। इसका नाम है लेमिना प्रोप्रिया लिम्फोसाइट्स, यानी ये डब्ल्यूबीसी है।
इसके अलावा ये लिम्फेटिक वेसल आपको दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि आगे चल के मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से अटैच है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक डिप्रेशन एरिया डेवलप हुआ है और यहाँ पे एक कैविटी डेवलप हो गई है। एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी डेवलप हो गई है। इस कैविटी के अंदर कुछ खास बात है, यहाँ पेयर्स ऑफ पेचेस दिखाई दे रहे हैं, इसको पेयर्स ऑफ पेचेस कहते हैं। इसमें कुछ WBC है, जैसे नाइफ टी सेल है, ये डेंड्रेटिक सेल है ना, ये सारे सेल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज दिख रही है, यह आपका एक स्पेशल टाइप का M सेल है। M सेल एक्चुअली आपकी एपिथेलियल सेल ही है, लेकिन वो मॉडिफाई हो गई है, उसके विलाई कम हो गए हैं और वो एक तरह से क्या कार्य कर रही है, जो बाहर से एंटीजन आ रहा है जैसे बैक्टीरिया या वैक्सीन एंटीजन, इसको अंदर ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रही है। यानी कि एक तरह से ये ट्रांसपोर्टर सेल बन गई है। तो जो ट्रांसपोर्टर सेल है M सेल, वो क्या करिए, देखिए बैक्टीरिया और वैक्सीन जो एंटीजन है उसको अंदर भेजा तो जाहिर सी बात है डेंड्रेटिक सेल है, वो उसको पिकअप करेगी, एंटीजन प्रेजेंट करेगी। आप जानते हैं DC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। T हेल्पर सेल यानी नाइफ टी सेल को सिग्नल मिल रही है और एक कॉम्प्लेक्स हो रही है, इनके बीच में अटैचमेंट हो रहा है जिसे T सेल प्राइमिंग कहते हैं। मीनवाइल इसी दौरान क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए ये एक आपका जर्मिनल सेंटर बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे B सेल और T हेल्पर सेल 2B है। और ये डेंड्रेटिक सेल्स, ये फॉलिकुलर डेंड्रेटिक सेल जो है, ये क्या कर रही है, इस T हेल्पर सेल को सिग्नल दे रही है और ये T हेल्पर सेल B सेल को सिग्नल दे रही है। और ये B सेल फिर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रहा है इसमें, और ये डिवीजन करके प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल बन सकती है। और प्लाज्मा सेल बनके ये बाहर निकल आई, तो प्लाज्मा सेल बनके बाहर निकल आई और कहां चली गई, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में। उसी तरह से B सेल्स भी कुछ इसमें चली आई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी भी सिक्रीट किए गए, क्योंकि प्लाज्मा सेल है तो एंटीबॉडी बनेगा। कौन सा एंटीबॉडी, IgA+ एंटीबॉडी यहाँ पे बना। तो ये सब क्या है, फाइनली कहां पहुंच रहा है, ये भी जो है आपका IgA यहां पहुंच गया। अब ये कहां पहुंच, सॉरी ये IgA यहां नहीं पहुंचेगा, मिस्टेक हो गया, ये यहां नहीं पहुंचेगा, PC और B सेल, और फिर ये कहां चलेगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल के माध्यम से फिर डिफरेंट साइट पे जाएंगे जहां पे बैक्टीरिया और एंटीजन आए होंगे, उसको ट्रैप करके उसको किल करने का कार्य करेंगे। मीनवाइल उसी दौरान ये IgA जो है यहां से होते हुए, एपिथेलियम सेल से होते हुए बाहर ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर के ऊपर चला जाता है, और जाने के बाद क्या कार्य करता है कि और भी जो एंटीजन इस तरह के हैं उनको वो पकड़ता है और फिर से एपिथेलियम सेल के द्वारा इनगल्फ करा देता है, ताकि फिर से WBC उसको क्या कर सके, किल कर सके। तो ये एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये कार्य किया जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि एक बैक्टीरिया और एंटीजन अंदर आया, उसको प्रोसेस किया गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, और उस एंटीबॉडीज को फिर से लेयर पे सिक्रीट करके, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर पे, और भी जितने इसकी तरह एंटीजेंस उस एरिया में आ चुके हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है और बाय फोर्स उनको अंदर खींचा जा रहा है और उनको किल किया जा रहा है। और यदि यह बैक्टीरिया ब्लड में भी आ चुका है तो देखिए ब्लड में भी व्यवस्था दी जा रही है, PC सेल जा रही है, B सेल जा रही है, जो उसको क्या करेगी, वहां पे पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से आपका म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, एक बैरियर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है इंटेस्टाइन के लेयर में, जहां पे जब आप खाना खाते हैं, भोजन पानी पीते हैं, उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो बड़ी आसानी से ब्लड में जा सकते थे, लेकिन उनको ब्लड में जाने से पहले ही उसको रोका जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो यही तो उद्देश्य है आपका डिफेंस सिस्टम का, कि कोई इंटरनल एनवायरनमेंट में ना आ जाए एंटीजन। यहां पे ब्लड पाइप में अगर एंटीजन आ जाता है तो वह इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन यहां ब्लड पाइप में जाने से पहले ही उसको यहीं पे रोक कर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, और इवन बाहर भी एंटीजन सिक्रीट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये है आपका बेहतरीन डिफेंस सिस्टम, एक्सटर्नल बैरियर कह सकते हैं आप इसे, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसी तरह से अगली क्लास में मैं आपको क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा, और फिर हम लोग जो चीजें छूट गई हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपका टॉन्सिल्स के बारे में कुछ जानेंगे, और फिर लीवर का क्या रोल होता है इसमें ये भी जानेंगे। तो ये जो था टॉपिक, ये आज का हमारा लेक्चर क्लास था,
और यहाँ पे मैंने कुछ बातें भी लिखी हैं, इसको भी जरा एक बार देख ले, नहीं तो छूट जाएगा। आपको माल्ट कहाँ कहाँ मिल जाएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा ये दो तरह की लिम्फोइड टिश्यू होती है, कहीं पे लूज होती हैं और बहुत कम होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड गुच्छे के रूप में होती हैं। कहाँ मिलेंगी आपको? विलाई में, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन ये कंडेंस फॉर्म में वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, जैसे टर्मसिल्स, जैसे अपेंडिक्स और पेयर्स पेचेस यहाँ पे जैसे हो रखा है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल, जैसे यहाँ प्लाज्मा सेल बना है, तो अगर आपके बॉडी के किसी भी लिम्फोइड ऑर्गन में देख लीजिए, नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल सबसे अधिक आपके कहा मिलेंगे? माल्ट में ही मिलेंगे। बाकी किसी भी ऑर्गन में इसकी संख्या कम होती है प्लाज्मा सेल की। तो यही कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें थी जो मैंने को आपको बताना था। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, यानी कार्ट के, टॉन्सिल और लीवर के साथ। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।